हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू किया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाएं और ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए टॉपिक शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने आया हूँ एक टॉपिक लेकर। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में कीट विज्ञान का इतिहास। इसका एक फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उसमें पढ़ा था भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें कहाँ पर कैसे कीटों के बारे में कितनी नॉलेज थी, लोग जानते थे या नहीं जानते थे, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स, उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि भारत में किस तरह से कीटों का प्राकृतिक इतिहास स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे यहाँ पर किताबों के बारे में किताबें लिखी गई, सूचनाएं प्रकाशित हुई। और उसके बाद हमने पढ़ा बर्थ ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी, यानी व्यावहारिक कीट विज्ञान का जो उद्भव था उसको पढ़ा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी एक एक लाइन पर ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं और शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर का से संबंधित जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे ना जाते हों। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का टॉपिक जो आज शुरू करते हैं, जो हम पढ़ चुके थे उसके आगे से, और आज शुरू करेंगे हम लोग भारत में जो व्यावसायिक कीट विज्ञान है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भारत में व्यावसायिक कीट विज्ञान कैसे शुरू हुआ। साथियों, मिस्टर लियोनील डी नाइसविले ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ के जो भारत सरकार के कीट विशेषज्ञ के पद पर 1901 में नियुक्त किए गए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ घटना घट गई। घटना ये हुई कि इन्होंने 1 साल काम किया और 1 साल काम करने के बाद फिर हुआ ये कि दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद अब क्या किया जाता, तो इनकी मृत्यु के बाद में जो दूसरे एक प्रोफेसर थे, इनका नाम था मैक्सवेल लेफ्रॉय। मैक्सवेल लेफ्रॉय 1903 में इनको नियुक्त किया गया मिस्टर लियोनील डी नाइसविले के पद पर। लेफ्रॉय ने क्या किया कि वो स्टार्टिंग में कुछ समय पहले तो सूरत में काम किया, लेकिन बाद में जब सन 1905 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा जो कि बिहार में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। तो मिस्टर लेफ्रॉय को वहाँ पर फर्स्ट इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में वहाँ पर संबद्ध कर दिया गया। यहाँ इन्होंने लगभग 10 साल तक काम किया। कितना काम किया? लगभग 10 सालों तक इन्होंने काम किया। और 10 साल काम करने के बाद जो इन्होंने रिसर्च की, उस रिसर्च के फलस्वरूप इन्होंने 2 किताबें लिखी। 1906 में इनकी किताब आई इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, उसका प्रकाशन हुआ। और 1909 में इनके द्वारा लिखी गई किताब इंडियन इंसेक्ट लाइफ का प्रकाशन किया गया। कुछ किताबें ऐसी में जहाँ पर ये दोनों सन की जगह पर एक दिया जाता है, 1909 दिया जाता है। तो 1909 भी हो सकता है, लेकिन 1909 में जो है इंडियन इंसेक्ट लाइफ का प्रकाशन हुआ। 1906 में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट का प्रकाशन हुआ। उसी समय क्या हुआ कि 1905 में प्लेग महामारी के नियंत्रण के लिए भारतीय इंडियन प्लेग कमीशन भी बनाया गया। 1911 की अगर बात करेंगे तो 1911 में से पहले की अगर बात करें थोड़ी सी, तो 1907 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में एक और इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट का पद बनाया गया। और इस पद पर जो काम किया गया था, उसका महत्वपूर्ण जो काम रखा गया इंसेक्ट के लिए ही कुछ ना कुछ करना था। सन 1911 में इस संस्थान का नाम बदल दिया गया और बदल के रखा गया इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
सन 1923 में संस्थान ने कृषि विज्ञान के जो अलग अलग जो सब्जेक्ट थे कीट विज्ञान सहित, उसमें 2 वर्षीय IARI एसोसिएटशिप डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1934 में एक भीषण भूकंप आया और भूकंप आने के कारण क्या हुआ कि जो पूसा बिहार का जो इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो भवन था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसलिए सन 1936 में संस्थान को पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया और मिस्टर बी विश्वनाथ इसके फर्स्ट जनरल डायरेक्टर नियुक्त किए गए, यानी प्रथम निदेशक वहाँ पर नियुक्त किया गया। बात करते हैं आगे की। 1938 में दिल्ली में मलेरिया ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1938 से 1962 तक कई संक्रामक बीमारियों पर यहाँ कार्य हुआ और बाद में इस संस्थान का नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। 1953 में भारत सरकार ने सारे देश में मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम चलाया और इस मलेरिया प्रोग्राम चलाने का जो तरीका था वो ये था कि मलेरिया फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं, उनके जो छिपने और जनन वाले जो स्थान होते हैं, यानी ब्रीडिंग एंड हाइडिंग जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर एक निश्चित अंतराल पर DDT जो घुलनशील चूर्ण होता है उसका छिड़काव किया गया। इससे भारतवर्ष में मलेरिया बीमारी को कम करने का जो प्रोग्राम था इसमें एक बहुत बड़ी सफलता भी यहाँ पर अर्जित की गई। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1909 में मद्रास सरकार ने सबसे पहले मिस्टर TB फ्लेचर को फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया एज ए स्टेट लेवल और 1914 में फ्लेचर ने एक पुस्तक भी लिखी, सब साउथ इंडियन इंसेक्ट नाम से एक किताब भी लिखी इन्होंने। इसके बाद फिर अलग अलग स्टेट ने भी अपने यहाँ एंटोमोलॉजिस्ट के पद निकाले और वहाँ पर नियुक्तियाँ की गई। इसके साथ ही अगर आगे की बात करें तो 1938 की अगर बात करेंगे, बीच में थोड़ा सा छूटा है। 1938 की अगर बात करें तो 1938 में एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सोसाइटी ने क्या किया कि सोसाइटी द्वारा सन 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी का प्रकाशन किया गया और जो आज भी अगर देखेंगे तो क्वार्टरली जर्नल के रूप में इसको प्रकाशित किया जा रहा है। एसोसिएट FIARI के डिप्लोमा कोर्स को MSc के बराबर की मान्यता दी गई। 1947 में इस संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया और 1958 में UGC एक्ट 1956 के अनुसार इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्तर मिला। इसमें मास्टर ऑफ साइंस और PhD की उपाधियाँ भी प्रदान करने के उद्देश्य से पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल की यहाँ पर स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फर्स्ट MSc और PhD की उपाधियाँ सन 1961 से प्रदान की गई। इसी तरह से अगर आगे की बात करें तो डॉक्टर स्टेबिंग फर्स्ट इम्पीरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सन 1906 से 1909 तक यहाँ पर ये काम किया। 1909 से 1911 तक मिस्टर B सुब्रमण्यम, 1911 से 1913 तक डॉक्टर AD एम्स और 1913 से 1947 तक की अगर बात करें तो डॉक्टर CFC विसन इम्पीरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट के पद पर काम करते रहे। इसके आगे की बात करते हैं तो इस काल में अलग अलग राज्य सरकारों ने कीट विज्ञान की दिशा में अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू किया। मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय कीट वैज्ञानिकों पर 1912, 1919 और 1922 से नियुक्तियाँ स्टार्ट कर दी। 1912 की अगर बात करेंगे तो 1912 में पौध संरोधन धाराएँ लागू की गई। 1914 में विध्वंसकारी कीट व पीड़क एक्ट लागू किया गया। सन 1914 में TB फ्लेचर मद्रास राज्य के कीट वैज्ञानिक बने और अपने कार्यों को उन्होंने सम साउथ इंडियन इंसेक्ट के रूप में प्रकाशित किया। 1916 में एम्पिरिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थापित किया गया। सन 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना हुई, जिससे कपास की फसल के हानिकारक कीटों
और अनुसंधान आरंभ किया गया। 1925 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना रांची में हुई और यहाँ पर लाख का जो इंसेक्ट होता है उस पर अनुसंधान कार्य शुरू कर दिए गए। 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई, जहाँ हेम सिंह पृथ्वी को फ्लेचर के स्थान पर एम्पेरिकल एंटोमोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया सन 1934 में। 1938 में एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। अफजल हुसैन इसके पहले अध्यक्ष बने और हेम सिंह पृथ्वी और रामकृष्ण अय्यर इसके उपाध्यक्ष बने। 1939 में टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना की गई। 1940 में डॉक्टर टी.बी. रामकृष्ण अय्यर ने एक पुस्तक लिखी, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया, जिसका प्रकाशन किया गया। 1946 में 1946 में भारत सरकार ने पौध सुरक्षा संशोधन व संग्रहण निदेशालय की शुरुआत की। इस तरह से धीरे धीरे भारत में कीट विज्ञान में प्रगति करती रही। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी इम्पीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो स्थापना, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1928 में मिस्टर लिंगो की अध्यक्षता में फॉर्मेशन ऑफ इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई और रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर भारत में जो कृषि विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों का कोऑर्डिनेट करने के लिए सन 1929 में नई दिल्ली में इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। मिस्टर खान बहादुर, सर मोहम्मद हबीबुल्ला, ये दोनों लोग इस परिषद के प्रथम प्रेसिडेंट और मिस्टर दीवान बहादुर, सर विजय राघवाचार्य इसके वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। सन 1946 में परिषद को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम दिया गया, जहां अगर बात करें तो 1963 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो कृषि विभाग है, USDA भी जिसको बोलते हैं, उसके डॉक्टर मारियन W. पार्कर की अध्यक्षता में एक रिव्यू टीम बनाई गई और इसकी अनुशंसा पर ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को एक फुली ऑटोनोमस बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया सन 1966 में और डॉक्टर BP पाल को इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया। भारतीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सन 1973 की अगर बात करें तो 1973 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सृजन किया गया और उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बनाया गया कौन, भारत के कृषि मंत्री को, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया राज्य कृषि मंत्री। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव होते हैं, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या था? इसका काम होता था कि देश के जितने भी कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सीधे प्रशासनिक ये नियंत्रण में रहता है इनका, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए रिसर्च के लिए और एजुकेशनल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए धन उपलब्ध कराती है। 1976 में इंडियन एग्रीकल्चर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट फसलों के पेस्ट और वीट कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक प्रोग्राम चलाया गया जिसने सफलता अर्जित की। 1977 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स का प्रादुर्भाव हुआ। डॉक्टर S. नागरकत्ती इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए। 1 अप्रैल सन 1988 को इंडियन एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल को अपने नियंत्रण में लेते हुए नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के प्रशासनिक देखरेख में कर दिया। तो इस तरह से ये इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई और उसने अपना काम आगे की तरफ बढ़ाए रखा। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की। तो क्योंकि इसको आगे काफ़ी कुछ एक डिटेल से भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा बताना ज़रूरी था इसलिए ज़्यादा लिखा नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि ये क्यों बनाया गया। ये जो है प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन, स्टोरेज का क्या चीज़ होती है। क्वारंटाइन
कोरोना के समय से सभी लोग समझ गए, क्वारंटाइन यानी बिल्कुल अलग रखना, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना। तो सुरक्षा प्रदान कैसे की गई, इसके लिए क्या होता था कि जो भी इंसेक्ट, पेस्ट, डिसीज या बीड्स इनके जो बाहर से आते थे या एक देश से जब दूसरे देश में जाते हैं तो धोखे से या लापरवाही में ना चले जाएं। अगर चले जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर जाके उस बीमारियाँ फैलाते हैं। तो इसलिए सन 1946 में कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बनाया गया, वनस्पति संरक्षण, संक्रमण, वनस्पति निषिद्ध एवं गोदाम निदेशालय, जिसकी स्थापना की गई फरीदाबाद में। डॉक्टर हेम सिंह पृथ्वी जो भारत सरकार के फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे, उनको ही इस संगठन का फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र बनाया गया। निदेशालय ने जैविक नियंत्रण के कई प्रोग्राम चलाए और इन सभी में जो सबसे अच्छा था वो था टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम, सबसे ज़्यादा सफल रहा। बाद में नासजीवों यानी इंसेक्ट पेस्ट और बीड्स के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए 1976 में परिभक्षी और परजीवी यानी पैरासाइट और पीडिएटर कीटों को स्थापित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत फरीदाबाद, गोरखपुर और हैदराबाद में 3 केंद्रीय जैविक नियंत्रण स्टेशन खोले गए। आज के समय की अगर बात करेंगे तो लगभग 26 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स स्थापित किए जा चुके हैं और इनके बारे में और डिटेल्स जो पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे इस पर और अच्छी तरह से भी बात करेंगे। तो बच्चों ये इस तरह से एक शॉर्ट ब्रीफ हमने आपको दिया है इसका जो एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री है उसके लिए, और जल्दी से ही हम फिर मिलेंगे एंटोमोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।